चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है। विच क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो स्पीड टाइम ग्राफ का ये जो एरिया है ये वाला क्या रिप्रेजेंट डिस्टेंस। कर, डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस ट्रैवल। नेक्स्ट, the graph shows how the speed of a car changes during the period of 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में आपको सारा पैटर्न बता दिया गया कि कैसे गाड़ी की जो स्पीड में वेरिएशंस आ रही थी। विच रो गिव्स द कार्स ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन एंड द कार कांस्टेंट ग्रेटेस्ट डिसेलरेशन। आपने बताना है कि किस पोर्शन में गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम था और डिसेलेशन भी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे देखें ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है स्पीड टाइम ग्राफ का और ये भी हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पे आपकी जो गाड़ी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। फिर अब आगे देखें, ये केस देखें, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि ये वाला और ये वाला ये डिसेलरेट हो रही है। अब इन्हें बताना है कहाँ पे मैक्सिमम डिसेलरेट हुआ है और ये जो हमारे पास है ये एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है स्पीड इन पोर्शंस का, जिसको मैंने ये रेड कर दिया है, यहाँ पे क्या लेना है, इनका ग्रेडियंट लेना है। इतने पोर्शन का लो ग्रेडियंट, ये ट्रायंगल, और एक ये भी इतने पोर्शन का, और ये वाली भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले का ओके। ग्रेडियंट कैसे बनेगा। ये बनेगा y2 20, y1 0, x2 इज 15 और ये 0। इट मीन्स ये बनेगा 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 0। 20 डिवाइडेड बाय 15। कैलकुलेटर है आपके पास? हाँ जी। करो जरा डिवाइड इसको। मैं तब तक इसकी वैल्यू लिखता हूँ 1.3। 1.3। 1.3। चलो ये दो ऑप्शन हमारे पास आ गए 1.3 वाले। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई करेक्ट होगा हमारे पास। अब यहाँ डिसेलरेट यहाँ पे देख लेते हैं। इधर है 20 माइनस 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है जी 35 माइनस 30 माइनस 30, ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, है ना, ठीक है। तो ये आएगा इक्वल्स 1। 1। तो ये तो ये ऑप्शन बन रहा है 1.3 और 1, लेकिन हम अगला भी चेक कर लेते हैं ये वाला इसका कितना आ रहा है। यहाँ पे आएगा ये 15 माइनस 0 माइनस 0, आगे देखें 50 माइनस 45, तो ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ना ये ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिसलेट हुआ है, तो हमारा 1.3 और ये करेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, an athlete runs 2.4 किलोमीटर इन 12 मिनट, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एथलीट। अब यहाँ पे देखें उसने डिस्टेंस बता दिया, एथलीट 2.4 किलोमीटर है और वो कवर कर रहा है 12 मिनट के अंदर। मिनट में हमारा आंसर चेक करें किस में आ रहा है, सेकंड्स में, और मीटर पर सेकंड में है ना। तो इट मीन आपने किलो को भी कन्वर्ट करना है मीटर में और मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो इसका प्रोसेस देख लें। हमने वो जो फर्स्ट चैप्टर किया था वहाँ बात की थी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 2.4 किलोमीटर किसके इक्वल आएगा, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, तो ये बन जाएगा 2400 मीटर, ठीक हो गया। ये आपका डिस्टेंस आ गया। ये तो मैं लिख देता हूँ यस। इज इक्वल टू, ऐसे डिस्टेंस आ गया। टाइम हमारे पास है
12 मिनट है ना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 से मल्टीप्लाई 60. करें कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई बाय 60 720. 720, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टाइम। हमारे पास स्पीड निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2400 मीटर। टाइम कितना है? सेकेंड्स। तो डिवाइड करें कितना आता है ये? 3.3. चलें, तो ये हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। Okay. ठीक है. The graph shows the speed of a car traveling through a town. Which section of the speed graph represents the period when the car is decelerating? तो ये आई थिंक कल भी आया था क्वेश्चन है ना, ये डी आ गया, डिसलेट Yes. D. An object reach terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड के साथ, जिससे, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड यूज़ किया जाता है उस केस में जब आप पैराशूट जो होते हैं ना, जब वो हैवी माउंटेन से जंप अप करते हैं, तो जैसे ही वो पैराशूट को ओपन करेंगे तो वो सडनली इनकी स्पीड डिक्रीज करके कांस्टेंट हो जाती है। वो जो कांस्टेंट स्पीड है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। ये उस केस में आता है। Okay. An object reaches terminal velocity after being dropped and falling through air. Which graph shows how its speed varies with the time? After being dropped and falling through air, हाँ ये वही बात की है, आप एयर में गिरा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो बताएं क्या होगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये है कि आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो क्या हो रही है, स्पीड पकड़ रही है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड दोबारा हो जाती है। पहले यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड है ये वाली, सॉरी, और ये हमारे पास है कांस्टेंट स्पीड। अच्छा बाकी भी देख लेते हैं। अगर इसमें देखें तो ये नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज कर रही है, फिर कांस्टेंट स्पीड आ रही है। ठहरो जरा मैं बताता हूँ क्या आता है इसका। ये भी स्पीड पकड़ी है, देन ये कांस्टेंट स्पीड गेन कर रहा है, और यहाँ पे वो डिसलेट हुआ है, फिर कांस्टेंट स्पीड आ रहा है। क्वेश्चन में ट्विस्ट लग रहा है थोड़ा सा, मुझे इसका आंसर सी लग रहा है शायद। चलिए मैं इसका आंसर देख लूँ। ये हमारे पास एक्सटेंडेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5। ठहरो मैं देखता हूँ ज़रा। कंफर्म कर लें, मुझे तो सी लग रहा है, फिर देख लेते हैं क्या है। हाँ 5वें का सी ही है, ठीक हो गया। 5वें का सी ही है हमारे पास। ये देखें ज़रा कैसे, ये देखें ये वाला पोर्शन। अब होता पता क्या है, जैसे हमारे पास ड्यूरिंग मोशन है ना ग्राफ, क्या कहते हैं, ड्यूरिंग मोशन स्लाइड स्लोली स्लोली हमारे पास है ना स्पीड कांस्टेंट होती है। ये जो हमारे पास आता है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तो ऐसे ही गलत है ना। नॉन यूनिफॉर्मली तो रेटिंग इंक्रीज नहीं होती स्पीड पैराशूटिस्ट की ड्यूरिंग फ्री फॉल फॉलिंग, वो कांस्टेंट के साथ ही आता है। यहाँ पे जो ये जो आपको बैंड नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसका मतलब होता है सडनली स्पीड, सडनली नहीं झटका लगता, वो जैसे ही पैराशूट ओपन होता है थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब कि ग्रेजुअली स्पीड उसकी टर्मिनल में जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये तो Okay. वैसे डिसलेट कर रहा है, तो ऐसी गलत है Okay, sir. ये क्वेश्चन देखो। ये कल मैंने आपको वो बताई थी ना पिक्चर, एक फ्री फॉल वाली, हाँ ये जी. उससे रेलिवेंट है। बताओ इसका आंसर क्या बनता है।
Answer is A. नहीं, ये पोर्शन चेक करो इतना पहले, इमेज डिस्टेंस कितना है? क्या डिस्टेंस सेम है? नहीं, हाँ जी सेम है। हाँ, और तो इससे वापस स्टार्टिंग में डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इट मीन बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके। इसके बाद उस डिस्टेंस यहाँ से लेके आप ये पोर्शन देखें, गैप बढ़ रहा है, ठीक है, पोजीशंस में, तो इट मीन यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड होगी और यहाँ पे एक्सेलरेट किया, तो मुझे सी लग रहा है ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, छठे का सी है, ठीक है। ओके। अब ये देखें, ये दोबारा तो नहीं आ गई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, ये हो गया था। यस। आगे देखें, बताएं ये क्या चीज़ है? सी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैसे आ गया? कांस्टेंट एक्सीलरेशन में लाइन हमारी यूं स्ट्रेट चलती है ऐसे, उसमें तो बैंड होते हैं नहीं कुछ। लेकिन डिक्रीज तो नहीं हो रही। हाँ, बट इट इज नॉट डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही है? देखो ना, ये आपको कर्व स्ट्रेट लाइन तो है नहीं ये वाली, सीधी यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद वो बेंड कर गया ग्राफ ऐसे, यहाँ से देखिए शेप इसकी कहाँ जा रही है, शेप को फॉलो करो तो ये ऐसे जाएगी, स्पीड डिक्रीज कर रही है। अच्छा। अगर स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ज़रा, ऐसी, ये होती है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, ये होती है स्ट्रेट लाइन, ओके। वो बेंड हो रही है। आगे करें सॉल्व, ये डिस्टेंस फाइंड करना, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फोर थाउजेंड मीटर्स। 4000 सी। चेक कर लें ज़रा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे किया, ठीक है। हाँ जी ऐसे ही है। ओहो, ये क्या, चलो कोई नहीं, जाने दो, आगे देखते हैं। चलें, ये देखें, a light ball is held at rest at the top of a tall cliff. It is released and falls through the air, eventually reaching its terminal velocity, which what describes the behavior of the ball at it descends. उसने कहा जैसे ही वो क्या कहते हैं, क्लिफ से बॉल नीचे आता है ना, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, बताएं। स्टार्टिंग में द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल, द फाइनल एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल क्या होगा?
इसमें जी का क्या मतलब है? जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो जो 9.8 मैंने बताया था ना, 10 आता है, ठीक है। वो है। ये देख लो, इट रिलीज, पहले वो रिलीज होता है, फिर आपका वो इवेंचुअली रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी, फिर वो कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेता है। दो चीजें हैं। ओके। सी। हाँ सही है। इसमें वो स्टार्टिंग में एक्सेलरेट करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, जब वो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। दैट इज वाई सी। चलें आगे। विच स्टेटमेंट अबाउट अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज करेक्ट। आपने बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, जब आपका ऑब्जेक्ट falling about accelerating close to the earth's surface. First देखें, the weight of the object is increasing and force of the air resistance on the object is decreasing. ऐसा नहीं कोई हो सकता, weight नहीं, the weight of the object and the force of air resistance on the object are of equal magnitude but act in opposite direction. ये किसी हद तक ठीक लग रहा है, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे फॉल करेगा ना, तो वेट मतलब द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट, ये वेट डाउनवर्ड होता है। और जो आपका एयर रेजिस्टेंस है, वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, तो ऑपोजिट होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देन वो जब ये सिनेरियो हो जाता है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उस वक्त वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, जो पैराशूट की एग्जांपल थी। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बट द फोर्स वेयर रेजिस्टेंस ऑन द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग। नहीं, जो होती ना ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स, वो उस वक्त बढ़ती है अगर आपका वेट बढ़ना शुरू कर जाए। ठीक है, तो ये भी नहीं लग रहा सही। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस दैन द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड डी भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि उसने कहा है कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो लेस दैन है एयर रेजिस्टेंस है। अगर लेस दैन होता तो वो नीचे ही नहीं आना था। इसका मतलब पता क्या है स्टेटमेंट का, अगर एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड लग रही है ना, रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, अगर वेट कम है, रिएक्शन ज़्यादा है, तो आपका ऑब्जेक्ट नीचे ही नहीं आना था। ठीक है, तो ओके। इंक्रीजिंग एंड ये लग रहा है द फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन एक्सेलरेटिंग। ए और बी में देख लेते हैं, मुझे 11 को कंफर्म कर लूँ मैं। 11 का सी दिया हो, कांस्टेंट बट ये सही भी लग रहा है कि नहीं कि 11 का सी लगाया हुआ मैंने। इसका वर्ड है फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग क्लोज टू द सरफेस। एक्सेलरेटिंग में यहाँ पे तो वो कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेगा जब ये इक्वल हो जाएगा ना, इस केस में कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी, गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग फोर्स रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग। ठहरो मैं ना इसका आंसर देख लूँ नेट से, क्योंकि मुझे ओके। डाउट है इसमें। तब तक आगे देखते हैं। ये 11 ये किस ईयर का था? 2023 में जो। ठीक है, तब तक ये आप सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। ओके।
समझ आए क्वेश्चन की? Yes. हाँ बच्चे, इसका सी ऑप्शन बनता है, ये देखें, इधर आए, इधर 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 इधर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एयर रेजिस्टेंस उस वक्त बढ़ती है जब आप जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्पीड पकड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ उसने वही बात की है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग। इसका एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है, उस पर लगने वाली फोर्स भी बढ़ेगी। तो इस पोर्शन से हमें थोड़ा हिंट मिल रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, इसमें उसने कहा इक्वली मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे वो एक्सेलरेट नहीं करेगा बल्कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन ही बनेगा। Okay. चलिए आगे ये बात देखें। An object is moving at 60 meter per second in a northerly direction when the cross wind from a east start to accelerate। ये क्या है, ये देखें ज़रा, ये मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बना दूँ। ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, ये मैं कहता हूँ ये एयरक्राफ्ट इधर चल रहा है, ठीक है। व्हेन अ क्रॉस विंड फ्रॉम द ईस्ट स्टार्ट्स टू ब्लो, द व्हाट इज द स्पीड ऑफ द विंड इज। उसने कहा है कि आपकी जो हवा चल रही है वो कहाँ से चल रही है, ईस्ट से, क्रॉस विंड चल रही है यहाँ से, आई थिंक इधर इधर चलेगी। ब्लो द स्पीड व्हाट इज मेजर्ड बाय लास्ट वन, ये चले ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ से चल रही है हवा ऐसे, ठीक है। समझ आ गई ना, क्रॉस विंड है ये। तो किसकी स्पीड हाँ कितनी है, जी। 13 मीटर पर सेकेंड है। तो बताएं एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। तो यहाँ पे हमने पता वो फार्मूला लगाना है, वो जो मैंने बताया था रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का, ठीक है। क्योंकि अगर आप, ये आपकी बन गई है एयर स्पीड, ठीक है, तो उस केस में ये बन जाएंगे, फार्मूला लगाएं कहाँ पे, वो लगाया था ना मैंने फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये कितना आएगा, 60 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक है, और होल स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो इसको करें सॉल्व, कितना आता है Yes. करके बताओ मुझे। 61. तो ये आंसर है, ठीक है। Yes. The diagram shows the speed time graph of a car. Which row describe the motion of the car at point x and y? x पे क्या होगा और y पे क्या, स्पीड टाइम ग्राफ है, y पे हमारे पास वो कांस्टेंट स्पीड होगी, x पे वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। Yes. रेस्ट पे तो हो नहीं सकता है ये, वाई पे तो रेस्ट पे नहीं है, तो इसमें ये वाले ऑप्शन भी गलत हैं, तो डी ऑप्शन बचता है। क्लियर है, क्योंकि वाई पे वो चल रहा है Yes, sir. कांस्टेंट स्पीड, हाँ, तो ये डी बन जाएगा। ओहो कहाँ गया, ये हो गया। Four objects are moving in a straight line
The table shows the distance moved by each object in each second of its motion. Each object is moving with constant non-zero acceleration. ये उसने आपको 4 ऑब्जेक्ट बता दिए हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बताएं कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहा है, बताएं। यहाँ देखिए 5 5 5 5, इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे क्या कहते हैं कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होना है, ओके। 0 होना है, तो ऑप्शन गलत है ये। आगे देखें, जीरो। पहले 5 मिनट डिस्टेंस कवर किया है, फिर 5 से 6 हो गया, 6 से 7, 7 से 8, यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड है, तो ये कांस्टेंट स्पीड बनी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 7 1 आ गया, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये कौन सा सेटअप बनता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, वो नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो, ठीक है। आगे आगे बताता हूँ, इसको भी रखते हैं पेंडिंग। 5 से 7, 7 से 10, और ये यहाँ पे कितना इंटरवल आया, इनका डिफरेंस बनता है 2 का, 2। यहाँ पे बनता है 3 का, यहाँ पे बनता है 4 का, तो ये हमारे पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन बन रहा है। 5 से 8 और 8 से 14, इनमें डिफरेंस कितना आया, 6 का, इधर 26, कौन सा लगता है बनेगा, इसको श्योरिटी के लिए देख लेते हैं। इसके साथ कांस्टेंट का वर्ड लिखा हुआ है, आई थिंक डी। हाँ डी। इधर ये भी देखो कांस्टेंट का वर्ड भी लिखा हुआ है साथ, नॉन जीरो भी एक कांस्टेंट भी है, इसका मतलब पता है क्या है, नॉन जीरो का मतलब यह है कि जीरो होना नहीं चाहिए, फर्स्ट केस में जीरो एक्सेलरेशन होता है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पे हमारे पास किस किस का इंटरवल आ रहा है, 1 का, इधर डिफरेंस देखें 1 का आ रहा है, इधर डिफरेंस देखें 1 का आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना बनेगा, हर टाइम इंटरवल में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट भी अचीव हो रहा है इसके अंदर। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये भी हम क्या कहते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं करेक्शन में। इन दोनों की सिमिलैरिटीज है, इन दोनों में हमारे पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन तो आ रहा है, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, समझ आ रही कि नहीं, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी जो डिफरेंस है ना, अगर आप वो यस। बहुत डिफर कर रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वाली बात अचीव नहीं हो रही, ये जो साथ लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। फिर ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये भी होना था, तो हमने तो एक ही ऑप्शन करेक्ट करना है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन में सिमिलर हमारे पास हर टाइम इंटरवल में जो कांस्टेंट वाली बात अचीव हो रही है, तो इसने दोनों चीज़ें मैचअप कर दी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़े वो मुश्किल होते हैं क्योंकि ठीक है। एक्सटेंडेड है, इसमें थोड़ा सा उसने घुमाने के लिए ना आपको ट्विस्ट किया होता है, ये ध्यान से करने होते हैं आपने, ठीक है। चलिए इनके स्क्रीनशॉट लें आप, मैं करता हूँ। ओके। कल भी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। ओके सर। हूँ दसों की करेंगे इसे दान कटने ओके। हाँ ना बैठी जिंदा पता नहीं रोटी लबन लगी है, पानी पिला देनी यार, चलिए नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट।
Okay, next. 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 टैब लैपटॉप दे क्लास नहीं टैब ही लेंदी टैब ते Next. देखी कौन सा Done. Next. खैर इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ चलो अगला Okay, next. कल होई आया सी जिथे वो ब्याही है